बैक क्लास हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ पे बात हो रहा था, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करेगा। अब इस पे हम लोग वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आइए ज़रा ध्यान से देखते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लो। अब जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, OH लिया है, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई फ्लोरीन ले लो। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे OH ले लो और यहाँ पे सपोज करो कि फ्लोरीन ले लो, और फिर मैंने बोला कि यहाँ OH ले लो, यहाँ फ्लोरीन ले लो। अब देखो सारा फ्लोरीन है, मतलब सारा हैलोजन है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ऑल टू ऑल हैलोजन हो तो विद इन हैलोजन हम लोग कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, मैंने आपको बता चुका है। विद इन हैलोजन हमेशा हम लोग लगाते हैं प्लस एम इफेक्ट लगाते हैं। तो बताओ ये फ्लोरीन का क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस एम लगेगा, यहाँ भी प्लस एम लगेगा। ये वाला तो पोजीशन आपको पता है मेटा पोजीशन, और मेटा पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लगता है। इंडक्टिव में फ्लोरीन का माइनस आई लगता है, इसलिए मैंने माइनस आई लिखा है। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि माइनस आई का सेंस हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक को बढ़ाने का काम करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक बी हो जाएगा और उसके बाद AC होगा। अब AC में कौन होगा वो सोचना है। तो आप सोचो AC दोनों का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम। और जैसा कि आपको पता है प्लस एम नॉट अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। प्लस एम क्या है, नॉट अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है तो हम लोग को सोचना कैसे होगा, हम लोग को सोचना होगा माइनस आई से। माइनस आई जो होता है, माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्योंकि आपको पता है प्लस एम लग रहा है, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा वही पैरा पोजीशन से, मतलब कि इसको डिस्टेंस से कोई लेना देना है ही नहीं। तो फिर इफेक्ट सोचेंगे तो काम होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। तो फिर वैसे स्थिति में हम लोग जाएंगे माइनस आई से। जैसे कि आपको पता है कि माइनस आई जो इंडक्टिव जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो बाबू देखो अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो आपको पता है, आप जान रहे हो कि अगर मैं माइनस आई की बात करूं तो माइनस आई किसका ज्यादा होगा, ए वाले का ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, ए वाले का ज्यादा होगा सी वाले से। तो ए वाला ज्यादा खींचेगा, सी वाला कम खींचेगा, उस वजह से ऑर्डर होगा BAC। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब आप बैठा लो कि जितना भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है वो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ा देगा। और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करता है। तो पहले तो आप ये बैठा लो। चलो जैसा कि आपने तो ये देख लिया, मान लो कि मैं एक और क्वेश्चन लूँ। यहाँ पे मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, सपोज मैंने बोला कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने बोला कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यदि आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल रहा है तो आपको जैसे कि पता है एसिडिक स्ट्रेंथ में करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना है आपको। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जब भी रहेगा बबू एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है, ये ए है, इसको कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। फिर जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहीं पे क्या किया, OH ले लिया है और यहाँ पे ऐसे दे रहा हूँ। ये है मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल है। और अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूँ तो सी वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन बाबू तुम्हारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ध्यान से समझना, ये वाला जो है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब देखो इसमें बोल रहा है कि भाई आप ऐसा करो कि बता दो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो देखो कैसे हम लोग को सोचना है, पहले मैं इसकी बात करूँ। जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ सोचना हो, बार बार एक ही वर्ड बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो भी एक्सेप्टर ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। बस ये बात को बैठा लीजिए। अब आइए जरा ध्यान से समझिए, मैं इसी पे को समझाऊं अच्छा से। सबसे पहले देखो बाबू, अगर मैं ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ,
ध्यान से समझना, ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा। जैसे देखिए ये O है, यहाँ H है, और यहाँ देखिए N है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O है, यहाँ कोऑर्डिनेट O। आपको पता है ना कि सो जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं भी तो यहाँ पे सुन लीजिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या करता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ H बॉन्ड बनाता है। मैं जो बात बोल रहा हूँ उस बात को आप समझो ध्यान से। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड को हम लोग कहते हैं H बॉन्ड। तो जरा ध्यान से देखो आप, H बॉन्ड का ये क्राइटेरिया होता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ H बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो ऑक्सीजन, नहीं तो नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन है तो इसके साथ आसानी से H बॉन्ड बना लेगा। अब देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या बन रहा है, H बॉन्ड। H बॉन्ड के वजह से चिलेशन हो रहा है। चिलेशन कहते हैं रिंग फॉर्मेशन को, चिलेशन हो रहा है यानी कि रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और देखो कितना मेंबर रिंग बन रहा है ये भी देख लो आप। अगर मैं रिंग का नंबर का बात करूं तो आप जरा ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है, रिंग फॉर्मेशन। और कितना रिंग फॉर्मेशन है, 6 मेंबर बन रहा है। अब बताना तो 6 मेंबर यानी कि सो एक बात और बैठा लो, ड्यू टू चिलेशन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। अब बढ़ जाएगा तो आप खुद सोचो, अगर बढ़ गया स्टेबिलिटी तो आप अपना कॉमन सेंस लगाओ कि यदि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो क्या लगता है, ये जो हाइड्रोजन है ये तो ट्रैप हो चुका है, ये तो बंध चुका है, H बॉन्ड से बन चुका है। और एसिड का काम होता है H प्लस डोनेट करना। तो यदि यहाँ पे H बॉन्ड है तो H बॉन्ड है तो ये तो बॉन्डेड H है, पहले बंधा हुआ नहीं था, कोई H बॉन्ड नहीं था, जल्दी दे देता। लेकिन यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो रहा है जिससे चिलेशन, चिलेशन का मतलब मैंने बताया रिंग का फॉर्मेशन। और रिंग के फॉर्मेशन से मैं अभी तुरंत आपको बता रहा हूँ कि स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो वो अपना H जल्दी लॉस करना नहीं चाहेगा। दूसरी बात की ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M लगेगा। सेम एज अगर मैं बात करूँ मेटानाइट्रोफिनॉल का, मेटानाइट्रोफिनॉल का बात करूँ तो मेटानाइट्रोफिनॉल में जरा ध्यान से देखो, ये OH है, यहाँ NO2 है। बाबू H बॉन्ड कहाँ से होगा, H बॉन्ड होने के लिए आमने सामने होना चाहिए था, तो यहाँ नो H बॉन्ड, नो H बॉन्ड। दूसरी बात, यहाँ पे NO2 का -I इफेक्ट लगेगा। ध्यान से समझिएगा, जो जो बात बोले एकदम पूरा फोकस कीजिए। और तीसरा ऑप्शन बाबू मान लेके कि सो मैंने ऐसा लिया है, मैंने तीसरा ऑप्शन कुछ ऐसा लिया है, OH लिया है और यहाँ पे मैंने NO2 लिया है। देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए कोई रिंग मतलब चिलेट फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ देखो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ चिलेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे आमने सामने नहीं। H बॉन्ड तो बनेगा, आप दो तरह का बॉन्ड पढ़े होगे, इंटरमॉलिकुलर H बॉन्ड, इंट्रामॉलिकुलर H बॉन्ड। तो यहाँ H बॉन्ड तो बनेगा लेकिन नो चिलेशन। और याद रखिएगा वो H बॉन्ड स्टेबल होता है जिसमें चिलेशन का फॉर्मेशन होता है। एक बात बोल दूं मैं, दैट H बॉन्ड इज स्टेबल, स्टेबल इन विच चिलेशन अकर, मतलब इन विच रिंग फॉर्मेशन अकर। सबसे अच्छा लिख दो आप, चिलेशन का मतलब ये होता है रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन अकर। तो आप देखो ये कभी रिंग कहाँ से बना लेगा यार, एक है ऊपर में दूसरा नीचे है, तो रिंग का फॉर्मेशन तभी होगा जब आमने सामने होगा। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन का कारण था कि ये वाला ग्रुप आमने सामने था, ये वाला ग्रुप जो था आमने सामने था, इसलिए रिंग का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन सब जगह रिंग का फॉर्मेशन हो पाना पॉसिबल नहीं है।
तो आप पहले ये बैठा होगे कि सो यहाँ पे तो ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे आपको NO2 का लगेगा -m, यहाँ -m। अब बाबू कोई भी फैक्टर क्यों ना हो, मेजोमेरिक तो हमेशा ज्यादा खींचेगा इंडक्टिव से। इंडक्टिव से ये खींच रहा है, ये -I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जबकि ये -m से खींच रहा है। तो -m वाला ज्यादा खींचेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ABC की अगर बात करूं तो आप बोलोगे AC का एसिडिक ज्यादा होगा B वाले से। अब जरा ध्यान से आप समझो कि AC में कैसे सोचोगे। तो A वाले ऑप्शन में आपको पता है कि किसो ड्यू टू H बॉन्ड चिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? चिलेशन हो रहा है। चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, और चिलेशन से क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। सर इसका सबसे कम होना चाहिए था, इसका भी कम होना चाहिए था, इसमें भी H बॉन्ड है, इसमें कोई नहीं है, ज्यादा होना है। अरे बाबू ज्यादा तब ना होगा, ज्यादा तब ना होगा जब, सिंपल सी बात है, ज्यादा तभी कहेंगे जब इसमें मेजोमेरिक नहीं लगता। मेजोमेरिक वैसे भी स्ट्रांगर होता है, तो -m दोनों का लग रहा है तो ये दोनों तो आगे होगा ही। अब H बॉन्ड बाद का फैक्टर है, पहले सोचेंगे इफेक्ट से, तो इफेक्ट में -m लग रहा है, मतलब ज्यादा खींच रहा है, यानी कि ज्यादा एसिडिक होगा। और मीटा वाला में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -I लग रहा है, उस वजह से से कम है। अब देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ड्यू टू H बॉन्ड चिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, और स्टेबिलिटी बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। जबकि सी ऑप्शन की बात करूं मैं, तो सी वाले में बोलोगे नो चिलेशन, कोई रिंग का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक ऊपर है दूसरा नीचे है। नो चिलेशन, और नो चिलेशन मतलब नो रिंग फॉर्मेशन, इसलिए एसिडिक ये कम है। तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा? सी, तब बी, तब ए। इसी को मैं लिख भी दूं, दिमाग में भी रखिएगा। ऑर्थोनाइट्रो, मेटानाइट्रो, पैरानाइट्रोफिनॉल में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा छोटू, एसिडिक सबसे ज्यादा होगा पैरानाइट्रोफिनॉल। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना कि पैरानाइट्रोफिनॉल में कोई चिलेशन नहीं हो रहा है। इसी को बहुत लोग इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर के कॉन्सेप्ट से बताते हैं। तो पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल के बाद बोलना है आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, और लास्ट में बोलना है आपको मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल। अब कोई आपसे अगर पूछे कि भाई बताओ क्या कारण है एसिडिक का, इसको बैठा लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये टर्म को अच्छा से बैठा लीजिए। कोई पूछे कि बताओ पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, तो बोलना है कि पैरा ऑर्थो दोनों में H बॉन्ड बन रहा है, लेकिन जो पैरानाइट्रोफिनॉल में जो H बॉन्ड बन रहा है उससे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, चिलेशन हो रहा है। जबकि आपका जो मतलब कि ऑर्थो वाले से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी, और पैरा वाले से कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टेबल रिंग है, तो जल्दी H देना नहीं पसंद करेगा, जबकि पैरा वाला में कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं, जल्दी दे देगा। जो जल्दी देगा वो उसका एसिडिक ज्यादा होगा, उस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ऑर्डर याद रखिए, सबसे ज्यादा कौन सा है? पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल के बाद कौन सा है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर कौन सा है? मेटानाइट्रोफिनॉल। एकदम इस बात को, फैक्टर को बैठा लीजिए, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है बाबू। अब चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देख लिए। अब जरा ध्यान से समझना छोटे लोग, ध्यान से समझो। अब जैसे कि मैं अगर बात करूं, ऐसे बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। मैंने बोला कि भाई कंपेयर कर लो, इस तरह से बोल रहे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि आपको बोला कि एक फिनॉल ले लो, ठीक है, और दूसरा मैंने बोला कि फिनॉल का कंपेयर आप क्या करो कि करवा दो इससे, RCOOH से। अब जरा ध्यान से समझना बाबू, अगर हमसे ये ए और बी ऑप्शन दे के बोल रहा है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कंपेयर क्या बोल रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमसे बोला जा रहा है। प्लीज फोकस करो अच्छा से। यदि बाबू मान लो कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। आप जैसा कि जानते हो कि एसिड का फंक्शन क्या होता है? एसिड का फंक्शन होता है H+ देना। तो H+ देना, तो जरा ध्यान से देख के बताओ, मैं अगर यहां से H हटा दूं तो ये O-, जिसको हम लोग कहेंगे फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन कहेंगे।
जबकि अगर मैं यहाँ से H हटा दूं तो ये होगा RCOO माइनस होगा। अब छोटे लोग ध्यान से बाबू ध्यान से देखो, ये वाले स्ट्रक्चर में अगर आप सही से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा, इस वाले में आपको होने वाला है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या मिलने वाला है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जबकि यहाँ देखो जो रेजोनेंस होगा वो निगेटिव पाई कंजुगेशन मतलब ऑक्सीजन कार्बन के बीच में होगा। जबकि देखो बाबू यहाँ जो रेजोनेंस होगा वो रेजोनेंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में होगा। मैंने क्या बताया था, अगर सेम टाइप के बीच में रेजोनेंस हो तो इससे इक्विवेलेंट कहते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के बीच में हो तो उसे नॉन इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये बना रहा है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। ये कैसा बना रहा है? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इक्विवेलेंट वाला। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है नॉन इक्विवेलेंट से। एकदम ध्यान से समझिएगा, क्या मैंने बोला? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला ज्यादा स्टेबल होगा नॉन इक्विवेलेंट से। उस वजह से कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ आपको इक्विवेलेंट आरएस वाले का ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? नॉन इक्विवेलेंट आरएस वाले से। एकदम बैठा लीजिए इसको, एज अ रूल फॉर्म में बैठाइए क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। देखिए मैंने क्या बोला बाबू कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? नॉन इक्विवेलेंट वाले से ज्यादा होता है। जब भी इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट की बात की जाएगी तो इक्विवेलेंट वाला ज्यादा डोमिनेट करेगा। किससे ज्यादा डोमिनेट करेगा? नॉन इक्विवेलेंट से। तो आप देखो अगर मैं ए और बी ऑप्शन की बात करूं तो बी वाले में आपको दिखाई दे रहा है कि इक्विवेलेंट है, जबकि ए वाले में कोई इक्विवेलेंट नहीं है। उस वजह से अगर मैं एसिडिक का बात करूं तो एसिडिक वाइज आपको बोलना है सबसे ज्यादा एसिडिक बी का होगा। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि बी वाले में क्या हो रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, जिस वजह से बी वाला ज्यादा होगा एसिडिक। किसके रिस्पेक्ट में? ए वाले के रिस्पेक्ट में। अब जैसे कि मान लो बाबू मैंने क्या किया कि सपोज करो कि मैंने ऐसा ले लिया, मैंने क्या किया कि भाई बोल दिया COH ले लो, और दूसरा मैंने कहा कि आप ऐसा ले लो। ध्यान से छोटे लोग ये बात को समझो बाबू, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और आपसे बोल रहा है कि भाई कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। आपसे बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए क्या होगा। कंपेयर करना है, हमें कौन सा ऑर्डर कंपेयर करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर देखोगे तो आपको एक चीज एनालाइज होगा क्या होने वाला है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये है स्ट्रक्चर। एसिड का काम होता है H+ देना, तो यहाँ बन जाएगा CO-। अगर मैं नेक्स्ट टर्म की बात करूं तो ये सल्फोनिक एसिड वाले में क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का अगर आप केस देखोगे तो ये O यहाँ O पे माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों में बन रहा है इक्विवेलेंट आरएस। भाई ये भी इक्विवेलेंट दे रहा है, ये भी इक्विवेलेंट आरएस दे रहा है, ये भी इक्विवेलेंट आरएस दे रहा है। लेकिन आप बताओ यहाँ पे ज्यादा कंजुगेशन है। देखो यहाँ पे निगेटिव निगेटिव कंजुगेशन पाई कंजुगेशन पाई, मतलब यहाँ मोर कंजुगेशन है और यहाँ लेस कंजुगेशन है। उस वजह से बी वाला ज्यादा एसिडिक होगा ए से। अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो एसिडिक वाइज क्या बोलेंगे? बी ज्यादा एसिडिक होगा ए से। मतलब आप यहाँ पे एक बात को बैठाओ कि F2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। अगर दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो मोर कंजुगेशन मोर एसिडिक, क्योंकि जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। मोर कंजुगेशन मोर एसिडिक। तो ऐसी स्थिति में जितना ज्यादा कंजुगेशन होता है उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो आपके सामने है
ये वाले में ज़्यादा कंजुगेशन हो रहा है, जबकि ये वाले में दोनों बना रहा है इक्विवेलेंट, लेकिन आपके सामने है सल्फोनिक वाले में ज़्यादा कंजुगेशन है, जबकि आपको बेंजोइक वाले में क्या है, कम कंजुगेशन है। इस वजह से हम लोग बोलेंगे ऐसा होगा। जल्दी से आप इसे लिखो, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर बात करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप ध्यान से समझो। मान लो कि किसी मैं बात कर रहा हूँ, नोट करके ये बात लिख दूँ आपको। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, equivalent resonating structure having acidic strength always greater than non-equivalent resonating structure। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एसिडिक स्ट्रेंथ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग से हमेशा ज़्यादा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइदर एनी टाइप्स ऑफ ग्रुप आर प्रेजेंट। एनी टाइप्स ऑफ ग्रुप आर प्रेजेंट का मतलब क्यों ना एक्सेप्टर हो या डोनर भी होगा तो भी इक्विवेलेंट वाले का ज्यादा होगा। आइदर एनी टाइप्स ऑफ ग्रुप आर प्रेजेंट। ध्यान से समझिए जो बात बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने क्या कहा, मैंने ऐसे कहा, ध्यान से देखो आप, मैंने कहा कि मेरे पास एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला है तो उसमें चाहे इलेक्ट्रॉन डोनर हो बबू या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनर हो या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। डोनर का मतलब तो आपको पता ही है, डोनर में क्या क्या हो सकता है, ये तो आप जान ही रहे हो। डोनर में क्या क्या होगा, बोलो जल्दी से। प्लस एम प्लस एच प्लस आई। और एक्सेप्टर में क्या होगा, माइनस एम माइनस एच माइनस आई। कैसा भी ग्रुप क्यों ना हो, ये क्या होगा, ऑलवेज, बैठा लीजिए, ये वाला ऑलवेज जो है ये क्या होगा, ऑलवेज मोर एसिडिक देन इससे नॉन इक्विवेलेंट वाले से। याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट वाला कैसा भी क्यों ना हो, हमेशा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। किससे ज़्यादा होगा, नॉन इक्विवेलेंट वाले से ज़्यादा एसिडिक होगा। इस फैक्टर को बैठा लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पटका जाता है। तो जैसे कि देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ध्यान से देखना। मान लो कि मैंने लिया कि भाई एक काम करो, मैंने बोला कि आप ले लो पैरानाइट्रोफिनॉल। ये मैंने ए कहा, बी में कहा OH के साथ CCl3 डाल दो। सी में मैंने कहा कि भाई क्या करो आप कि OH तो ले ही लो, फिनोलिक ग्रुप ले लो, और इसके साथ क्या करो, CCl3 के बाद यहाँ पे क्या करो, OH वाला में यहाँ पे NO2, यहाँ पे ये ले लिए हैं। अगला में आप क्या करो कि यहाँ पे CN दे दो, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि COOH ले लो, और मैंने यहाँ पे आपको बोला कि भाई OMe ले लो। देखो ऐसा दिया हुआ है। अब अगर आप सही वे से चलो तो आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि सर NO2 है, डबल बॉन्ड है, इसका माइनस M लगेगा। CCl3 मैंने आपको बताया था हमेशा पहले मेसोमेरिक से जाओ, CCl3 का कोई मेसोमेरिक नहीं लगेगा तो हाइपर कंजुगेशन से जाओ। हाँ सर हाइपर लगेगा, कौन सा हाइपर लगेगा, -H लगेगा, तो -H लिख दो। साइनाइड का जैसा कि आपको पता है, साइनाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका भी -M लगेगा बाबू। और OMe की अगर बात करूँ तो OMe में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से +M लगेगा। +M का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब भूल के ऐसा मत कह देना कि सर
सबसे ज्यादा NO2 माइनस एम, सर हमें पता है माइनस एम किसका ज्यादा होता है, NO2 का ज्यादा होता है Cl से, लिस्ट इसीलिए लिखवा दिए थे। अब चलिए बोलिए जल्दी से, ये माइनस एम से खींच रहा है, माइनस एम मेजोमेरिक स्ट्रॉन्गर होता है हाइपर से, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ए का, तब होगा सी का, तब बी का, और लास्ट में डी का। बाबू अगर आपने ऐसा कहा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि अभी मैंने तुरंत बताया है कि ये ऑप्शन डी में देखो COOH ग्रुप है, इसमें होगा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से समझिएगा, डी वाले में क्या होगा, गौर से समझिए, डी वाले में आपको होने वाला है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने एक क्राइटेरिया भी आपको समझाया था कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज ज्यादा होता है, चाहे ग्रुप डोनर हो या फिर एक्सेप्टर हो। फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होता है, चाहे ग्रुप डोनर हो या एक्सेप्टर, कोई मतलब नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट वाले से ज़्यादा होता है। वही मैंने देखा लिखा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग ऑलवेज मोर एसिडिक देन नॉन इक्विवेलेंट, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनर हो या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, दोनों में से कोई भी क्यों ना हो, वो हर हालत में ज़्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग है। तो डी जिसको आपने पीछे लिखा था वो पीछे नहीं, पहले आ जाएगा डी। अब डी के बाद आप नॉर्मल ऑर्डर लगाओ, माइनस एम माइनस एम माइनस एम, ए का ज्यादा है तो बोलेंगे ए, तब बोलेंगे सी, सी के बाद बोलेंगे बी। बाबू यहाँ पे ऐसे नहीं लगाना कि सर जब भी कभी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग दिखाई दे रहा हो तो ये नहीं बोलना है कि सर यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर वो ऑलवेज ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? नॉन इक्विवेलेंट वाले से ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन हम कुछ ऐसा ले रहे हैं, मैंने बोला भाई कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। जरा ध्यान से समझना बाबू, या फिर पीके भी बोल दे तो क्या दिक्कत है, आपको तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लेना है, पीके के लिए बस एसिडिक स्ट्रेंथ को रिवर्स कर दोगे तो पीके आ जाएगा। के बोलेगा तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही के का ऑर्डर होगा। अब देखो कह रहा है कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब जरा ध्यान से समझना बाबू, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको दे दिया है इस तरह से, सबसे पहले दिया है OH, ध्यान से समझना, यहां दे रहा है आपको NO2, फिर दे OH, यहां दे रहा है आपको फ्लोरीन, फिर यहां पे दे रहा है आपको SO3H, फिर यहां पे दे रहा है आपको COOH। ध्यान से समझिएगा, अच्छा से समझिए पहले बात को। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैंने ऐसा किया कि यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, यहाँ भी मैंने लगा दिया CH3। देखो यार, अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, तो बाबू जैसा कि आपको पता है, अगर मैं NO2 की बात करूँ तो NO2 का माइनस एम लगेगा। पहले हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेजोमेरिक से सोचो, मेजोमेरिक ना हो तो उसके बाद मेजोमेरिक के बाद किससे सोचना है आपको, मेजोमेरिक अगर काम ना हो रहा हो तो फिर आपको सोचना है हाइपर से, हाइपर से नहीं हो रहा है तो इंडक्टिव से। तो देखो यहाँ माइनस एम लगेगा। अब देखो ये फ्लोरीन की बात करें तो मैंने बोला था हैलोजन अदर के रिस्पेक्ट में माइनस आई शो करता है। अब देखो ये भाई साहबों को देखो, ये इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पे तो प्लस एच बोलेंगे, हाँ बाबू जरूर बोलेंगे प्लस एच, प्लस एच है क्योंकि सी डबल बॉन्ड से, याद कीजिए मैंने बोला था सी डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना छोटू लोग, यहाँ पे अल्फा एच कितना है, 3 है, यहाँ भी अल्फा एच कितना है, 3 है। तो यार अल्फा एच से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इक्विवेलेंट तो है ही, और दूसरा में ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। मैंने बोला इट डजेंट मैटर कि डोनर है या एक्सेप्टर है, हमेशा ऑलवेज याद रखना है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होता है नॉन इक्विवेलेंट से। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें इक्विवेलेंट है, जबकि इन लोगों में देखो क्या दिखाई देगा, नॉन इक्विवेलेंट RS दिखाई देगा। अब जरा ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है। तो मैं अगर ऑप्शन सी की बात करूं तो सी और डी, ध्यान से समझिए, सी डी both having equivalent resonating structure, बट क्या है जरा ध्यान से देखो, SO3H
में मोर इक्विवेलेंट है, मोर कंजुगेशन है, इसका मतलब मोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग है। किससे मोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? देन किससे, जल्दी से बताओ, देन COOH से। तो यार सिंपल है सर, इक्विवेलेंट वाला जो है मतलब जिसमें इक्विवेलेंट होगा वो एसिडिक वाइज ज़्यादा होगा नॉन इक्विवेलेंट से, चाहे ग्रुप कैसा भी क्यों ना लगा रहे। तो उस वाइज अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आप क्या बोलोगे? सबसे ज़्यादा एसिडिक आप बोलोगे सर कौन होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक? सी के बाद आप बोलोगे डी। सी पहले क्यों आया? दोनों में इक्विवेलेंट है तो क्यों आया? क्योंकि सी वाले में ज़्यादा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग है डी वाले से। अब देखो जरा ध्यान से बाबू, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ दिखाई देगा इस पे माइनस एम लग रहा है, जबकि ये भाई साहब पे माइनस आई लग रहा है। माइनस एम स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है तो ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा ए, और लास्ट में हो जाएगा बी। तो एकदम बैठा लीजिए, जब भी कभी आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो तो आपको बोलना है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग वाले से। अब जरा ध्यान से एक दो चीज और समझ लो आप, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, सपोज करो कि मैंने कुछ ऐसा भी एग्जांपल ले लिया है जो कि आप सपोज करो ऐसा दिए, मैंने ऐसा ले लिया है। सपोज मैंने लिया है कि CH3COOH, और मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजीन पे COOH। ध्यान से समझना यार, ये है अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया, मैंने बोला एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ क्या होगा, तो आप पहले बैठा लो कि एक बात बैठा लो कि ऑल अल्काइल ग्रुप, या बोलो ऑल एराइल ग्रुप, एराइल कह रहे हैं ये वाले ग्रुप को, ऑल एराइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना? हैंस, याद रखिएगा हैंस, जो आपका एराइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, ये वाला क्या करता है? अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर का। इसलिए एराइल वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है अल्काइल ग्रुप वाले से। एराइल वाला का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किससे? अल्काइल वाले से। क्यों भाई? क्योंकि अल्काइल में क्या लोचा हो रहा है? अल्काइल वाले का सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्लस इफेक्ट लगेगा। अब जरा ध्यान से समझना बात को, समझो बात को। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, जरा ध्यान से देखो। ये अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई लगेगा। जबकि इसका ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एराइल वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उस वजह से अगर मैं ए और बी की बात करूँ तो बी वाला ज़्यादा एसिडिक होगा किसके रिस्पेक्ट में? ए वाले से। चलो अगर नहीं आया तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने ऐसा कुछ लिया, मैंने COOH कहा, मैंने CH2COOH कहा। अब जरा ध्यान से देखो, ए बी है, देखो यहाँ पे ये CH2 पार्ट आ गया है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, और डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, CH2 पार्ट आ गया, CH2COOH। ये कैसा काम करेगा? अल्काइल का काम करेगा। डायरेक्ट कनेक्टेड रहता तब एराइल वाला कहते हैं, एराइल सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक। ये देखो CH2 किससे है? अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। जबकि ये वाला कैसा ग्रुप है? एराइल ग्रुप से कनेक्टेड है। अरे ये भी एराइल है, नहीं कह रहा है कि एराइल नहीं है, लेकिन इसमें एराइल से डायरेक्टेड है, यहाँ पे अल्काइल से डायरेक्टेड कनेक्टेड है। और मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, क्योंकि एराइल वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जबकि अल्काइल वाला तो डोनेट का काम करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करें तो एसिडिक वाइज ए का ज़्यादा एसिडिक होगा बी वाले से। तो पहले आप इसे लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फटाफट लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टर्म है उसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट टर्म क्या आता है बाबू? एक टर्म आता है ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट से पहले हम लोग थोड़ा सा एक टर्म पढ़ लेते हैं जिसका नाम है SIR इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, SIR इफेक्ट क्या होता है? देखो यार नाम से ही क्लियर है बाबू, SIR का फुल फॉर्म होता है स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट।
स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। मैंने क्या बोला, SIR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट होता है, पहले ये समझिए। तो स्टेरिक इनहिबिशन, इनहिबिट का मतलब होता है रुकावट, यानी कि रेजोनेंस में रुकावट होना। देखो यार, पहली बात तो जो टर्म बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो बाबू, कि SIR लगेगा कब? SIR always occur due to bulky group। कौन से ग्रुप की वजह से होता है? बल्की ग्रुप की वजह से। बड़ा ग्रुप जब रहेगा, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ बल्की ग्रुप, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आप ऐसे बोलो, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ बल्की ग्रुप बोलो, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ क्या बोलो? बल्की ग्रुप, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ बल्की ग्रुप। अब यार ये होता क्या है SIR? SIR कुछ है नहीं, एक नॉर्मल वे है कि सो अगर रेजोनेंस में रुकावट हो रहा है, इफ रेजोनेंस आर इनहिबिटेड ड्यू टू द बल्की ग्रुप देन सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज SIR इफेक्ट। इफ रेजोनेंस आर इनहिबिटेड मतलब रुकावट, इनहिबिटेड ड्यू टू बल्की ग्रुप, ठीक है ना, then as such effect is known as SIR। वैसे इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान से देखो, SIR इफेक्ट कहेंगे। अगर बल्की ग्रुप की वजह से रेजोनेंस में रुकावट आ जाए तो वैसे इफेक्ट को आपको क्या कहना है? SIR इफेक्ट कहना है। ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि आप एक बात बताओ, जरा ध्यान से समझना, एक दो चीज और समझ लो, उसके बाद सारे टर्म को समझाते हैं। बाबू देखो, रेजोनेंस हमेशा पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में होता है। रेजोनेंस के लिए कंडीशन होता है, रेजोनेंस ऑलवेज occur in parallel orbital, parallel p atomic orbital। अगर अनपैरेलल होगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। रेजोनेंस होने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल पैरेलल होना जरूरी है। दूसरी बात की एक दो चीज और समझो, जो रिपल्सन का जो साइन होता है छोटू, रिपल्सन का जो साइन होता है वो साइन इस तरह से डिनोट किया जाता है। ये साइन आपका रिपल्सन का साइन होता है। अगर ऐसा कहीं दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो रिपल्सन बोलो, हिंड्रेंस बोलो, ठीक है ना, उसका साइन होता है। और जब भी SIR लगेगा तो वो क्या करेगा? रेजोनेंस को रोक देगा, रेजोनेंस होने नहीं देगा। ध्यान से समझिएगा, जब भी SIR लगेगा तो उस सिस्टम में क्या होगा? रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगा। और वो इनहिबिट किसकी वजह से होगा? बल्की ग्रुप। तो यार बल्की ग्रुप में क्या क्या आ सकता है वो सब बताते हैं, पहले एक एक कर करके चलिए। देखिए, जैसे आप चलो पहले यहीं लिख ही लो, उसके बाद हम समझाएंगे तो बहुत आसान हो रहेगा। बल्की ग्रुप में क्या आएगा? सो देखो, बल्की ग्रुप में बाबू अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो हैलोजन वाइज आपको बल्की ग्रुप में आता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान से छोटू लोग पहले बात को समझो अच्छा से। अगर आप फ्लोरीन क्लोरीन की बात करते हो तो इसको स्मॉल ग्रुप कहते हैं, जबकि इसको कहते हैं बल्की ग्रुप कहते हैं। बड़ा ग्रुप है उस वजह से बल्की ग्रुप कह रहे हैं। उसके बाद जितना भी पॉली वैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा वो, जैसे कि आप ले लो COOH ले लो, आप ले लो COH ले लो, आप ले लो NO2 ले लो, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे CH3 ले सकते हो, फिर CH3, लेकिन बल्की ग्रुप होना चाहिए, जरा ध्यान से। जैसे NME2 ले लो, ये भी बल्की ग्रुप होगा। फिर आपको क्या करना है, जितना भी, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लो,
CH3 ग्रुप ले लो, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लो। तो ये सब किसका काम करेगा? बल्कि ग्रुप का काम करेगा, ठीक है ना। जैसे आप SO3H ले लो, तो ये बाबू किसका काम करता है? बल्कि ग्रुप का काम करता है। मतलब ये मैंने आपको बल्कि ग्रुप का कुछ लिस्ट लिख दिया है, और ये बल्कि ग्रुप जब भी होगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन से सिस्टम क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर के वजह से रेजोनेंस नहीं होगा। फिर से लिख दे रहे हैं, ये आप नोटेबल पॉइंट में लिख लेना कि जब भी बल्कि ग्रुप होगा, जब भी बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप होगा, तो रिपल्सन के वजह से, रिपल्सन के वजह से सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा, सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाएगा। एंड रेजोनेंस विल नॉट अकर। जब भी बल्कि ग्रुप होगा तो उसमें क्या होगा? बल्कि ग्रुप में रिपल्सन के वजह से, जब भी बल्कि ग्रुप होगा तो रिपल्सन के वजह से सिस्टम नॉन प्लेनर होगा, और हमेशा रेजोनेंस पैरेलल के बीच में होता है, पैरेलल ऑर्बिटल के बीच में होता है। तो सिस्टम नॉन प्लेनर होगा एंड रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए नाम पड़ रहा है SIR। SI मतलब स्टैटिक, स्टैटिक वर्ड लगता है बल्कि ग्रुप के लिए। तो बल्कि ग्रुप में रिपल्सन के वजह से जो इफेक्ट आता है उसी को कहते हैं SIR, स्टैटिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। इनहिबिट का मतलब होता है रुक जाना। तो देखो बाबू, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आप ये 3 डिग्री R ग्रुप ले लो, SO3H ले लो, इसी 3 डिग्री R को या SO3H या 2 डिग्री R, जो भी बल्कि ग्रुप है, तो उस बल्कि ग्रुप में क्या होगा? रिपल्सन, रिपल्सन से सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर के वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा रेजोनेंस पैरेलल पी एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है। अब ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट बिना इसके समझ में आएगा नहीं। तो पहले तो आप इस टर्म को समझो अच्छा से, तभी जाके आप समझ पाओगे। जैसे ध्यान से देखना, मैं जो बात बोल रहा हूँ ये सबको आपको क्या ट्रीट करना है? जितना भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसको आपको बोलना है जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसको आपको बोलना है बल्कि ग्रुप बोलना है। अब चलिए, जैसे कि एक दो बात और समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, और ध्यान से समझिए, नोटेबल पॉइंट है ये। एसपी हैबिडाइज सिस्टम, एसपी हैबिडाइज, ये बैठा लीजिएगा, एसपी हैबिडाइज सिस्टम नॉट सो, मैंने क्या बोला? एसपी हैबिडाइज सिस्टम नॉट सो, क्या नहीं शो करता है? नॉट सो SIR। ध्यान से बैठा लो यार, एसपी हैबिडाइज सिस्टम में SIR नहीं लगता है, ये बात को बैठा लीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? एसपी हैबिडाइज सिस्टम में क्या नहीं लगेगा? SIR नहीं लगेगा। मतलब कि अच्छा एक बात बताओ, जरा ध्यान से समझना, अगर कोई बोल रहा है कि SIR लग रहा है, SIR है, इसका मतलब रेजोनेंस नॉट अकर। जिसमें SIR होगा वैसे सिस्टम में रेजोनेंस नॉट अकर, रेजोनेंस होगा ही नहीं। लेकिन बाबू, अगर मान लो कि कोई बोल रहा है कि SIR नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब रेजोनेंस में रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है तो वैसे स्पीशीज में रेजोनेंस क्या होगा? रेजोनेंस होगा। मतलब जिस सिस्टम में SIR लगता है उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन जिसमें SIR है ही नहीं, मतलब इनहिबिट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा है रेजोनेंस में, तो आराम से रेजोनेंस होगा। अच्छा, दूसरा मैंने क्या बोला कि एसपी हैबिडाइज सिस्टम नॉट सो SIR इफेक्ट एसपी हैबिडाइज सिस्टम पे नहीं लगता। अब चलिए एक एक कर करके मैं आपको सारा एग्जांपल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना आप, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि भाई एक काम करो, आप सपोज करो कि ऐसा सिस्टम, ध्यान से छोटे लोग, मैंने यहाँ पे डबल डबल डबल, यहाँ भी डबल 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 ले लिया है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला सिस्टम जो है पूरा का पूरा प्लेनर सिस्टम sp2 देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पाई कंजुगेशन पाई, पाई पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस हो गया।
और रेजोनेंस इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड पे sp2 ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 है, ये भी 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 sp2 है। मतलब sp2 आप जैसा कि जानते हो, थोड़ा ये आइडिया तो होगा ही, sp हाइब्रिडाइज सिस्टम लीनियर होता है, sp2 सिस्टम प्लेनर होता है और sp3 सिस्टम नॉन प्लेनर होता है। तो बताओ ये सारा का सारा sp2 है, मतलब प्लेनर है। क्या है ये? प्लेनर है। अब कोई रिपल्सन नहीं है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा भी। देखो आपको रेजोनेंस दिखाई भी दे रहा होगा, कैसे हो जाएगा, जल्दी से करवा भी लो रेजोनेंस। चलो रेजोनेंस करवाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड छोड़ दीजिए। कंजुगेशन के दौरान डबल बॉन्ड सिंगल में, सिंगल बॉन्ड डबल में, क्या बोले, डबल सिंगल में, सिंगल डबल में, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मैंने बोला डबल बॉन्ड सिंगल, सिंगल डबल, और फिर डबल सिंगल में जाएगा तो यहाँ पे माइनस दे दिए। तो देखो ये आपको दिखाई दे रहा है रेजोनेंस का इफेक्ट, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। लेकिन अगर सपोज करो छोटू कि मैंने ऐसा कहा बाबू, ऐसा ग्रुप के लिए, मैंने क्या कहा कि अब आयोडीन आयोडीन ले लो। अब देखो आयोडीन आयोडीन ले लिए हो तो ये दो बल्की ग्रुप है, आपको दिखाई दे रहा है। आयोडीन को मैंने क्या बोला था, याद कीजिए, आयोडीन को मैंने बोला था कि ये कैसा ग्रुप होता है, ये बल्की ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? बल्की ग्रुप होता है। जब भी दो बल्की ग्रुप आमने सामने हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। क्वेश्चन साइड में लिख लीजिए, इसको अच्छा से लिख लीजिए कि समझ में आया क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन था आपका, इसको समझा रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। ये था क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे दो बल्की ग्रुप के बीच में रिपल्सन होगा। बाबू यहाँ पे रेजोनेंस हो गया था, इसके पीछे कारण था। रेजोनेंस क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे इसके पास जो p ऑर्बिटल था वो एग्जैक्टली पैरेलल था, क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड है तो सेकंड पीरियड के पास तो p ऑर्बिटल होगा ही, और रेजोनेंस मैंने बोला था पैरेलल p के बीच में होता है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बल्की ग्रुप के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन होगा। तो अगर आपने रेजोनेंस करवाया पाई पाई कंजुगेशन तो ये रेजोनेंस नहीं होगा, पहले ये बैठा लीजिए, रेजोनेंस नॉट अकर, क्योंकि यहाँ रिपल्सन है, रिपल्सन की वजह से रेजोनेंस नॉट अकर। तो क्या बैठाना है कि जब भी बल्की ग्रुप लगा रहेगा तो वो रेजोनेंस को रोक देता है। क्यों रोक देता है वो भी समझ लो। इसके पीछे कारण ये है छोटू कि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ग्रुप मैंने लिया था, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो आप, अच्छा से ध्यान से समझना। जैसे कि आपने देखा ये ग्रुप लिया था आपने, यहाँ पे आपने आयोडीन लिया, यहाँ आयोडीन लिया, तो भाई दो बल्की ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा, दो आयोडीन है, ये आयोडीन आयोडीन, यहाँ पे बल्की ग्रुप है, यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो जो ये यहाँ जो दो p ऑर्बिटल जो पैरेलल होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये पैरेलल ना होके टिल्ट कर जाता है। अब बताओ, हमेशा रेजोनेंस पैरेलल के बीच में होता है। जैसे देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, रिपल्सन के वजह से ये पैरेलल p ऑर्बिटल ड्यू टू रिपल्सन, पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी अनपैरेलल, विल बी क्या हो जाएगा? अनपैरेलल हो जाएगा। बैठा लीजिए, पैरेलल p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? अनपैरेलल हो जाएगा। चलिए जरा हम और सारे एग्जांपल ले तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझते चलिए। जैसे कि मान लो छोटू मैंने क्या किया कि एक ऐसा ले लिया सपोज, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया कि भाई बोला कि एक काम करो आप ये ले लो, यहाँ पे कोई गुड्डा गुड़िया बना दी है, सपोज ये है, और ध्यान से देखना यहाँ पे मैंने दो ग्रुप लगा दिए। ये फ्री साइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एमी ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप है। अब मैंने बोला कि भाई ये NO2 ले लो। छोटू तुमको दिखाई में तो दे रहा होगा
ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है कि पाई कंजुगेशन पाई है, पाई पाई कंजुगेशन है, लेकिन बाबू फिर भी यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी मैंने बोला था NO2 ग्रुप को बल्कि ग्रुप ट्रीट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन आ जाएगा, रिपल्सन आ जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा SIR, जहां बल्कि ग्रुप रहा वहां रिपल्सन, रिपल्सन से SIR, SIR से रेजोनेंस नहीं होगा। चलिए और जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा से समझिए, ध्यान से समझिए। मान के चलो कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया कि बोला कि भाई ये ले लो आप, मैंने बोला आप यहाँ पे NMe ले लो, NMe2, और जरा ध्यान से समझो बाबू, ये मैंने बोला कि यहाँ पे आप ले लो CH3। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कहा, पहले ये समझो आप। मैंने बोला यहाँ NMe2 CH3 ले लो, और दूसरा में मैंने बोला कि आप एक काम करो, यहाँ ऐसे दे दो, यहाँ CH3 ले लो, और यहाँ पे आप ले लो NMe ले लो। छोटू लोग चलो हम इस क्वेश्चन को जब डाल ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको कनेक्टिविटी में कर देते हैं। मैंने बोला कंपेयर CN बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान से छोटू, पहले एक एक कर करके समझो। CN बॉन्ड ऑर्डर मैंने पीछे आपको समझाया है, तो बताओ अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर का बात करूं तो आप जरा ध्यान से समझो, मैं फिर से इस चीज को लिख रहा हूं। देखो भाई ये CH3 है, ये NMe है। छोटू लोग ध्यान से बाबू, अरे भाई रिपल्सन कब होगा, जब दो ग्रुप होगा तभी तो रिपल्सन होगा, अकेले थोड़ी ना रिपल्सन। तुम घर में अकेले बैठे हो तो तुम्हारा रिपल्सन, हाँ, लेकिन अगर एक बेंच पे 10 आदमी को बैठा देंगे तो पक्का रिपल्सन ही रिपल्सन है। अब जरा ध्यान से समझना है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि CH3, यहाँ भी CH3 लिया है। ध्यान से पहले समझो, आप बताओ यहाँ पे लोन पेयर है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लोन पेयर पाई कंजुगेशन करवा दो, ये सिंगल बॉन्ड डबल में जाएगा, लेकिन बाबू ध्यान से देखो, यहाँ पे बल्कि ग्रुप मैंने बोला है NMe2 बल्कि ग्रुप है, और उसके सामने ये CH3 ग्रुप है, तो दो ग्रुप के बीच में रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो SIR लग जाएगा, SIR लगेगा तो बोलेंगे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। जबकि देखो यहाँ पे बल्कि ग्रुप नीचे है, देखो NMe2 है, क्या सामने आमने सामने कोई ग्रुप है, अरे रिपल्सन कब होगा, जब अगल बगल में दो बड़ा बड़ा ग्रुप रहेगा। देखो NMe2 तो है लेकिन इसके अगल बगल में नहीं है, इससे दूर ग्रुप है, तो यहाँ पे आराम से रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। क्यों रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ SIR लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है SIR, क्योंकि SIR तो तब लगता है जब बल्कि ग्रुप आमने सामने हो। अब बताओ रेजोनेंस नहीं होगा तो तुम खुद बताओ, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो CN का बॉन्ड कैसा होगा, कंप्लीटली सिंगल होगा। CN का बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल होगा, बिकॉज रेजोनेंस नॉट अकर। जबकि छोटू लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, तो बताओ रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ एक है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा होगा। क्योंकि मैंने बोला था जब रेजोनेंस होता है तो ना ही बॉन्ड कंप्लीटली सिंगल रहता है ना ही कंप्लीट डबल रहता है। रेजोनेंस के बाद मैंने बोला था कि बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या बोले थे, एक और दो के बीच में, एक से बड़ा दो से छोटा के होगा। तो देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर एक से बड़ा होगा, जबकि ये बॉन्ड ऑर्डर एक है। तो बताओ अगर मैं ए और बी में बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर आपको बी वाले का ज्यादा होगा ए से, क्योंकि बाबू देखो ए वाले में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, तो कंप्लीट सिंगल है। बी वाले में रेजोनेंस होगा तो यहाँ देखो लोन पेयर पाई कंजुगेशन, तो ये सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगी। ये इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है जबकि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। जितना ज्यादा बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा,
सबसे ज्यादा अगर मान लो कि ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। पहला वाला में रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो कंप्लीट सिंगल है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। जबकि दूसरा वाला में SIR नहीं लग रहा है, SIR नहीं लग रहा है तो यहाँ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। तो जरा ध्यान से समझिए, जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर बी का ज्यादा ए से। अगर बॉन्ड लेंथ का बात बोले तो आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा होता है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ होगा ए का ज्यादा होगा बी वाले से। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहीं पे ले रहा हूँ, जरा ध्यान से समझो। सपोज करो कि मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि भाई ये बताओ, मैंने बोला कि आप ये ले लो सी ट्रिपल बॉन्ड एन ले लो, और मैंने बोला कि यहाँ पे आप NO2 ले लो। अब जरा ध्यान से देखिए छोटू लोग, बताओ जरा CN कैसा हैबिडाइज है। CN का अगर मैं हैबिडाइजेशन आपसे पूछूं तो आप सिंपली बोलोगे SP हैबिडाइज है। और वहीं पे अगर मैं NO2 का बात करूं तो आप कंफर्म है कि आप बोलोगे, क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर NO2 SP2 है, यानी कि यहाँ SIR लगेगा। जबकि मैंने बोला है क्यों, क्योंकि ये SP2 हैबिडाइज है। मैंने बोला SP हैबिडाइज, देखो बल्कि ग्रुप है अगल बगल में, लेकिन SP हैबिडाइज सिस्टम पे, हैबिडाइज पर अभी तुरंत लिखवाया था, पीछे देखो SP हैबिडाइज पर SIR नहीं लगता है, जबकि यहाँ SIR लगेगा। तो SIR नहीं लगेगा तो इसमें रेजोनेंस तो हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी SP हैबिडाइज है और बगल में बल्कि ग्रुप भी क्यों ना रहे, वहां पे आपको SIR रिपल्सन नहीं होता, क्योंकि लीनियर है ना, लीनियर में क्या रिपल्सन होगा। लेकिन SP2 SP3 में रिपल्सन हो जाता, तो यहाँ SIR नहीं है तो रेजोनेंस है, जबकि यहाँ SIR है तो रेजोनेंस नहीं होगा। अब एक बात बैठाओ बाबू, जरा ध्यान से, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। क्या बोल रहे हैं कि सो पहले तो एक नोटेबल पॉइंट बताओ, बैठा लो, कि जिस सिस्टम में SIR, इफ SIR होगा, SIR अगर है तो SIR है तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नॉट अकर। और आपको पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन किसका इफेक्ट होता है, रेजोनेंस का होता है। तो कहीं भी अगर SIR लग रहा है तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो नहीं M इफेक्ट होगा ना ही H इफेक्ट होगा। अरे भाई मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन कुछ नहीं, एक रेजोनेंस का ही तो इफेक्ट है। तो अगर SIR लग रहा है तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, और जब रेजोनेंस ही नहीं होगा तो मेसोमेरिक हाइपर कहाँ से होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन को कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब वहां भी रेजोनेंस, ये भी मेसोमेरिक में भी रेजोनेंस। तो जहां कहीं अगर SIR लग रहा है तो SIR लग रहा है तो इसका मतलब कि रेजोनेंस, SIR नहीं लगने का मतलब क्या, रेजोनेंस में रुकावट नहीं है। SIR लगने का मतलब क्या, रेजोनेंस में रुकावट है, मतलब रेजोनेंस नहीं होगा। नहीं होगा तो मेसोमेरिक और हाइपर, M का मतलब मेसोमेरिक, H का मतलब हाइपर, नॉट अकर। यानी कि इफ SIR ऑपरेट then system show only inductive effect, only I effect। सिस्टम क्या शो करेगा, सिर्फ I effect शो करेगा, M effect और H effect नहीं शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, I effect शो करेगा। बैठा लो छोटू लोग, अगर किसी सिस्टम में SIR लग रहा है, अगर SIR नहीं लग रहा है तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो सारा इफेक्ट होगा। लेकिन अगर किसी सिस्टम में SIR लग रहा है तो वहां पे ऐसा बोलना है। SP हैबिडाइज सिस्टम पे फिर से बोल रहे हैं, बैठा लीजिए रेजोनेंस। SP हैबिडाइज सिस्टम जहां भी होगा उसमें SIR नहीं लगता, नहीं लगता है तो रेजोनेंस आसानी से होगा। अब चलिए ये तो हो गया, अब जरा ध्यान से समझिएगा, बात को समझिए अच्छा से। मान के चलिए कि मैंने ऐसा ले लिया, यहां देखिए मैंने अभी तुरंत आपको बताया था CWH बल्कि ग्रुप है,
अब बल्कि ग्रुप के सामने भी एक और ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। और मैंने बार बार बोला है जिस सिस्टम में रिपल्सन आ रहा है, देखो COOH को क्या बोले हैं, बल्कि ग्रुप। अब एक ऑलरेडी बल्कि ग्रुप है, बेचारा खुद से परेशान है, और एक ग्रुप और आ गया, तो उसको क्या होगा, हिंड्रेंस होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो सिस्टम में क्या होगा, SIR लग जाएगा। SIR लगने का मतलब कि स्टैटिक इनहिबिशन रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस नहीं होने देगा। यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या, जहाँ पे SIR लगता है वहाँ रेजोनेंस नहीं होता है। अब रेजोनेंस नहीं होगा तो न ही M लगेगा न H इफेक्ट लगेगा इसका। ये क्या करेगा, ये ग्रुप वाला में क्या शो होगा, ओनली इसमें कंसीडर करेंगे कौन सा इफेक्ट, ओनली कंसीडर आई इफेक्ट कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा जिस सिस्टम में SIR लगता है वहां पे मेसोमेरिक और हाइपर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव होता है। तो आपने देखा यहाँ पे क्यों लगा SIR, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप जब भी रहेगा तो वहाँ SIR लगेगा, क्योंकि रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो SIR होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो नहीं मेसोमेरिक लगेगा ना हाइपर लगेगा। अब बाबू इसी पे रिलेटेड एक टर्म आता है ऑर्थो इफेक्ट, जो अगले क्लास देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देख के आपका एसिडिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आज हम यहीं पे छोड़ते हैं, अच्छा से रिवाइज कीजिए, और जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करते चलिए। गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर जैसे जैसे बोले वैसे कीजिएगा तो। जितना भी क्वेश्चन है प्रॉपरली देखते चलिए।